प्रिय प्रतिभागियों, नमस्ते। आज हम तद्धित प्रत्ययों के अंतिम जो प्रत्यय हैं, लास्ट, जिनमें एक सामान्य सी विषय वस्तु के बारे में उनको याद रखना होता है। प्रत्यय 5-6 होते हैं, लेकिन एक ही सूत्र के द्वारा उनको पढ़ा जा सकता है, एक ही नियम के द्वारा उनको पढ़ा जा सकता है और उनके उदाहरणों को इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो 6 प्रत्यय का है अथवा ख प्रत्यय का है, क्योंकि यहाँ इनके नाम से प्रत्यय है। आपने देखा होगा कि हिंदी में शब्द के पश्चात जो जुड़ जाता है वही प्रत्यय कहलाता है और वहाँ प्रत्ययों की संख्या बहुत सारी है। लेकिन यहाँ तद्धित प्रकरण, यद्यपि पाणिनि का जो तद्धित प्रकरण है, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने अपने द्वितीय सोपान में लिखा है, तो सर्वाधिक सूत्र वैसे तद्धित प्रकरण में ही हैं और उनमें बहुत सारे प्रत्यय दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ विशेषकर जो मुख्य प्रत्यय हैं, जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षाओं से संबंधित है, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ सबसे पहले एक ठक प्रत्यय के नाम से आया। हिंदी से तुलना करते हैं तो हिंदी में जैसे एक इक प्रत्यय होता है, जैसे समाज से सामाजिक होता है, विज्ञान से वैज्ञानिक होता है, नीति से नैतिक होता है, और वहाँ हिंदी में हम उसको इक प्रत्यय के रूप में उत्तर भरते हैं। संस्कृत में भी उसको इक कहा जा सकता था, इक के आधार पर प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन हिंदी का जो इक प्रत्यय है, उसको इक प्रत्यय के रूप में जो उसको परिभाषित किया गया है और उसके रूप में उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ जगह समस्याएं आ जाती है। तो वहाँ हिंदी में तो उनका एक ही उत्तर है कि वहाँ उनको अपवाद जैसा मान लिया जाता है और उसके आधार पर हम उनका उत्तर भरते हैं। लेकिन संस्कृत में पाणिनि का जो व्याकरण है वो एक वैज्ञानिक व्याकरण है और उसमें इन शब्दों का जो निर्माण किया है वो एक अलग ढंग से है और वहाँ उन प्रत्ययों को दूसरे नाम से संबोधित किया उन्होंने। तो सबसे पहले मैं एक प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, ठक प्रत्यय। देखिए, इस ठक प्रत्यय में देखिए ठ शेष रहता है और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो ठक प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों में सिर्फ लास्ट में कौन इत्संज्ञक है उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि उसके स्टार्ट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो ठक प्रत्यय में ये कैकित संज्ञा है। कैकित संज्ञा का मतलब शब्द का प्रारंभ में आदि वृद्धि होगी, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था तद्धित में। अब इसमें देखिए ये जो ठ है, व्याकरण में एक सूत्र है जो ठ के स्थान पर इक आदेश करता है। कहने का तात्पर्य हिंदी का इक प्रत्यय संस्कृत का ठक प्रत्यय है, उसमें जो ठ बचता है उसको इक आदेश हो जाता है। इतना सा अंतर है। इसी के आधार पर हिंदी के इक को संस्कृत में क्या कहेंगे, हम ठक प्रत्यय कहेंगे। अब जब इसके साथ ये कै इत्संज्ञक है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रारंभ में जो स्वर होगा उसको वृद्धि होगी और वृद्धि के रूप में आ, आई और औ, ये 3 स्वर के रूप में हमको शब्द के प्रारंभ में परिवर्तन करना है। इसके बाद देखिए इक का ई ये भी स्वर है, इसलिए शब्द के अंत में जो नियम पढ़ा था हमने कि ए, आ और ई इनका लोप होगा और बाकी के साथ उनकी संधि के रूप में प्रयोग होगा। जिस तरह की संधि उपस्थित होती है उस तरह का कार्य किया जाएगा। अब यहां ये कहा गया कि इसमें आदि वृद्धि हो रही है और उसके अंत में इसका लोप हो रहा है। तो जब भी शब्द के पश्चात हमको इक दिखाई देगा तब सबसे पहले उसको हम ठक प्रत्यय के रूप में उत्तर भरेंगे। मान लो 4 ऑप्शन आते हैं और लास्ट में इक दिखाई दे रहा है, तो उस इक के रूप में हम इन चारों का नाम आ जाए तो वहां इक के रूप में सबसे पहली पहचान तो है कि लास्ट में इक होगा, तब ठक भरा जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि जहां पर ये परिवर्तन नहीं होगा, आ, आई, औ के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, तब वहां
इस ठक के स्थान पर एक दूसरा ठन नाम का प्रत्यय उत्तर अपेक्षित होगा। तो ये याद रख लें आप तो कि जब इक जुड़ा हुआ हो शब्द के अंत में और उसको अगर स्टार्ट में ये 3 स्वर मिल रहे हो आपको, तब आप उसमें ठक उत्तर भर दें, ठे उत्तर भर दें। और जब ऐसा परिवर्तन नहीं हो तब उसमें आपको ठन उत्तर भरना है, क्योंकि इसके साथ ये न है और न को आदि वृद्धि नहीं होती है। जैसे मान लो यहां एक शब्द लिखा मैंने, ये जैसे भौमिक, इसका मतलब यहां औ आ रहा है और ये औ के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में यहां उत्तर ये भरा जाएगा। लेकिन यदि इसी जैसे एक दूसरा शब्द आ गया, जैसे गुणिक, और अब पूछा गया कि भाई गुणिक में कौन सा प्रत्यय है, और उसमें ऑप्शन में आया ठक, ठन, ढक, फै, तब हमको ये उत्तर भरना है। हिंदी में प्रत्यय का नाम ही इक है तो वहां इक के रूप में अब नियम यही बताया जाता है वहां कि भाई इसमें स्टार्ट में ये वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे जब शब्द आ जाते हैं तो उनको इक प्रत्यय ही बताया जाता है, लेकिन ये उसके अपवाद के रूप में पढ़ाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर समायोजन नहीं हो सकता इस प्रत्यय के रूप में उसका। लेकिन संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने उसका निराकरण कर दिया है। उसने यहाँ जो वृद्धि सूचक हैं उनको ठक के रूप में या ठै के रूप में, यह के रूप में माना, और जो ऐसे नहीं है उनको ठन के रूप में माना। एक सूत्र जो कल मैंने आपको एक प्रत्यय और पढ़ाया था, इनी प्रत्यय मतुप के साथ जो पढ़ाया था, उस इनी के साथ वो इनी जो प्रत्यय होता था वो अकारांत शब्द के साथ हो रहा था और उसी के साथ ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उस सूत्र के द्वारा। तो अब जहां भी जितने भी उदाहरण आएंगे उनको इस तरीके से हम हल करेंगे। जैसे मान लो एक शब्द है समाज, और जब इसमें ठक प्रत्यय करेंगे तो ये ए को आ कर देंगे इसको, तो सामाजिक बनेगा। इसी तरह से देखिए एक शब्द जैसे विज्ञान, और यहां हम ठक प्रत्यय करेंगे तो ई को आई हो जाएगा और यहां रूप बनेगा वैज्ञानिक। ई के स्थान पर आई करना है, ए के स्थान पर आ करना है। इसी तरह जैसे धर्म शब्द है तो यह होगा धार्मिक। ए को आ करेंगे, उसके अंत के ए का लोप करके उसमें इक जोड़ देंगे, धार्मिक। इसी तरह से अर्थ शब्द है, अर्थ से करेंगे आर्थिक। इसी तरह जैसे नीति शब्द है, नीति से होगा नैतिक। इसी तरह जैसे भूमि शब्द है, भूमि से होगा भौमिक। ए के स्थान पर आ हुआ, ई के स्थान पर आई हुआ और ऊ के स्थान पर औ हुआ। इस तरीके से हम ये परिवर्तन करते हैं आ, आई और औ के रूप में, और वहां अंत में उसमें इक देखा जाता है। जहां पर इस तरह का परिवर्तन नहीं हो, जैसे अब ये ठन के रूप में उत्तर भरें, जैसे गुणिक लिखा है तो गुण शब्द से गुणिक होगा। इसी तरह से दंड शब्द से दंडिक होगा। एक इसमें थोड़ा सा ये जरूर याद रख लें कि जैसे ये मास, दिन आदि जो शब्द हैं जो कालवाचक है, वहां उसके रूप में कालवाचक शब्दों में दिन से दैनिक,
मास से मासिक, वर्ष से वार्षिक। ये जो समयवाचक शब्द हैं, इनमें यहां क के स्थान पर इस तरह का ऑप्शन अगर आता है तो ये भरना है। कालात ठय, यानी कालवाचक शब्दों से ठय प्रत्यय होता है। यानी अब आप देख रहे होंगे कि इक के रूप में अगर मान लो 4 ऑप्शन दिए उसने और वहां इस तरह का वो आया ही नहीं, तब ये राइट हो जाएगा। जहां पर ये नहीं आए तब इक के रूप में ये राइट हो जाएगा। और जहां स्टार्ट में इस तरह की कोई वृद्धि नहीं हो, आ आई औ, उसके रूप में फिर हमको ठन उत्तर भरना है। इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं, जैसे एक वो जब छंद पढ़ेंगे तो छंद के रूप में एक उदाहरण आता है ना, वर्णिक छंद, तो वर्ण शब्द से वर्णिक होगा, तो वर्णिक में प्रत्यय हम बताएंगे क्या, ठन। इस तरीके से अकारांत शब्दों के पश्चात ठन प्रत्यय का प्रयोग किया गया और वहां वर्णिक, गुणिक, दंडिक इस तरह के जो शब्द होंगे, जैसे धन शब्द से धनिक, धन शब्द से जब ठन प्रत्यय करेंगे तो उसमें धनिक शब्द बनेगा। एक है, जैसे मान लो इस तरह का शब्द है रेवतिक है, इसका हम लोग रेवती शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे, इसलिए यहां रेवतिक है ऐसा शब्द बनेगा। इससे देखेंगे ये आई मात्रा जुड़ी हुई है और यहां पर लास्ट के ई को हटाकर इक जोड़ते हैं। इसी तरह से जैसे एक है नव शब्द से नाविक बनेगा, जिनसे रक्षा करना, आचरण करना और तैरना, ऐसे पाणिनि ने एक एक क्रिया के सूत्र बनाए। एक सूत्र बनाया रक्षति, समाजम रक्षति सामाजिक, विज्ञानम रक्षति वैज्ञानिक। एक बनाया उसने चरति सूत्र, यानी धर्म का आचरण करता है वो कहलाएगा धार्मिक। एक सूत्र बनाया उसने तरति, तैरना, नावा तरती, तो वहां होगा ठक प्रत्यय। तो याद रखें, नव में ठक प्रत्यय होकर क्या रूप बनेगा, नाविक है, इसके रूप में हम प्रयोग करेंगे। अब यहां ये जरूर याद रखें हम कि इनमें जो ठक प्रत्यय किया आपने, यहां एक शब्द आया जैसे बालिका। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या यहां पर इस तरह का कोई प्रत्यय है, या जैसे एक उदाहरण आया कारिका, तो ये पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग है और यहां इका शब्द लिखा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि ये जो उदाहरण थे ये हमने अणुवुल प्रत्यय में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे, अणुवुल प्रत्यय में पढ़ा था ये उदाहरण, कि वहां अणुवुल के वु को अक होता है और उसके पश्चात अणुवुल के वु को जब अक होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पुल्लिंग में अकय होता है, स्त्रीलिंग में इका होता है और नपुंसकलिंग में इकम होता है। तो वहां एक थोड़ा सा ये भी आप उत्तर याद रख लें कि जब ठक और ठय आदि जो प्रत्यय होंगे, स्पष्ट है कि वहां उसका जो स्त्रीलिंग होगा इनका, उसके पश्चात स्त्रीलिंग में आ नहीं होगा, इनके पश्चात स्त्रीलिंग में ई होगा। जैसे एक शब्द पढ़ा होगा आपने वानिकी, तो ये वानिका नहीं बनेगा। ठीक है, जब वानिका जैसी स्थिति आ जाएगी आ के रूप में और तब वो किसी क्रिया से, धातु से बना हुआ शब्द होगा, तब उसका उत्तर आपको ये भरना है। ये इस तरह का अंतर करेंगे। और वहां जहां अणुवुल जैसे और दूसरे प्रत्यय अगर उसमें कृदंत में बढ़ते हैं क्रिया से, उनके रूप में इकारांत का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर ये आ के रूप में है तब कभी भी आपको आ के रूप में ठक और ठय या ठन ऐसे उत्तर नहीं भरने हैं। यही पहचान है इसकी।
जैसे सामाजिकी हो जाएगा, ये वैज्ञानिकी ही होगा, ये वैज्ञानिका नहीं बनेगा, सामाजिका नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ आगे जब हम अगला जो टॉपिक लेंगे इसके बाद स्त्री प्रत्ययों का, तो स्त्री प्रत्ययों में एक नियम आएगा कि भाई जिसमें ठक और ठे आदि जो प्रत्यय हो रहे हैं उनको स्त्रीलिंग में उनके पीछे ङीप प्रत्यय जुड़ता है, उनके पीछे ई आता है, इसलिए वहां उसके आधार पर हमको ई करना है। जबकि वहां अणुवल प्रत्यय के रूप में टाप प्रत्यय आता है, वहां आ जोड़ना होता है, इसलिए वहां इस तरह के उदाहरण बनते हैं। तो ये अंतर करें, कभी भी इका के रूप में ये उत्तर नहीं भरें, इके के रूप में ही भरना, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। जैसे मान लो उसने दे दिया कारिका, एक दिया सामाजिक है, एक दिया सामाजिकी, इस तरह के जो ऑप्शन आएंगे तब ऐसे ऑप्शन को इनका उत्तर नहीं भरना है। इनके पश्चात ई हो सकता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में उसके पश्चात विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं और विसर्ग के प्रयोग के रूप में इस तरीके से आपको उत्तर भरना है। तो यहाँ जितने भी ऐसे शब्द आएंगे उनमें सब में आप ठक, ठन और ठे तीनों भर सकते हैं। अब आप ठक का मतलब जहाँ इक है और ये है, ठन का मतलब जहाँ इक है और ये नहीं है, जैसे ये शब्द वर्णिक, धनिक, गुणिक, दंडिक आदि। और इसको अच्छी तरह याद रख लिया हमने कि कोई कालवाचक आता है, मास, दिन, वर्ष, सप्ताह, साप्ताहिक, ये सब किस में आ जाएंगे, ये ठे में। इस तरीके से ये ठे वाला प्रत्यय पूरा हुआ, जिसको हम हिंदी का इक प्रत्यय कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने 3 भागों में बांटा और 3 का स्पष्ट नियम है, आराम से हम उत्तर दे सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहां पहले से ही वृद्धि सूचक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन किस तरह का आ रहा है। आपको तो जैसे सामान्य जैसी जो परीक्षाएं हैं रीट वाली, उनमें तो सिर्फ यही नाम याद रखना है, इसके एवज में ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रखना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसमें तो एक शब्द देगा और उसमें ये पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो वहाँ तो आपको अगर वो कै भी नहीं लिखे तो ठे लिखे, ढे लिखे, फै लिखे, तो आपको ठे वाला राइट करना है। इस तरीके से रीट के अंतर्गत इसका प्रश्न हो सकता है। उसके आधार पर आपको ऐसे जैसे पूछेगा धार्मिक में कौन सा प्रत्यय, अब वहाँ ये 4 दे। रीट में इतना ज़्यादा वो जो व्यवधान पैदा करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें ठक, ठन और ठे ऐसा पूछा जाए। वहाँ सीधा ठक के साथ और कोई दूसरे 3 प्रत्यय आएंगे, तो आप तो इक देख करके और ये उत्तर भरें। लेकिन जरूर याद रखें, इका होने पर स्त्रीलिंग का कोई शब्द आया, जैसे लाभकारिका आ गया, तो लाभकारिका में आपको ये नहीं बताना, तब आपको क्या बताना है, अणुवल। ये थोड़ा सा अंतर को याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, ये सिर्फ नाम के प्रत्यय हैं। इनमें केवल आपको इनके बराबर में ये देखना है कि इनके स्थान पर क्या क्या होता है। बस इतना याद रखें इसमें कि जैसे ठे बराबर इक हुआ, इसी तरह अब ढे बराबर ए होता है, ये याद रखें। इसका मतलब कोई शब्द देखा और उस शब्द के पश्चात अगर ए जुड़ गया, तब आपको उसमें ढे वाला ऑप्शन राइट करना है। उसको ढक प्रत्यय या ढे से संबंधित कोई प्रत्यय लिखा हुआ है, तब आपको ये राइट करना है। जब फै के रूप में कोई प्रत्यय आए, तब उसको आपको आयन के रूप में उत्तर भरना है। मान लो आयन किसी शब्द के पश्चात जुड़ा हुआ है और फिर प्रत्यय पूछता है, तो आपको याद रखना है फै। एक तरह से मीनिंग टाइप याद रखने हैं कि ठक का मतलब इक होता है, ढक का मतलब ए होता है, फै का मतलब आयन होता है, और इसके पश्चात घै, घै बराबर ई होता है, और छ बराबर ई होता है, और ख बराबर ईन होता है। ये इन 6 शब्दों में ये केवल इनके बराबर के चिन्ह में याद रखना है। इसके आधार पर आप अपने रीट के एग्जाम का इससे आने वाला प्रत्येक प्रत्यय भर सकते हो। बिल्कुल सरल है। जब भी कहीं आयन से जुड़ा हुआ है और पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तब आपको फै वाला राइट करना है। आगे कै लिख सकता है, यह लिख सकता है, कोई भी आ सकता है, उसके आधार पर यह उत्तर भरें। इसके बाद जैसे ई आ रहा है अंत में, लास्ट में शब्द अलग हो जाए और उसमें ई जुड़ जाए, तब आपको घ उत्तर भरना है। बहुत कम उदाहरण होते हैं ऐसे। और जब जिसमें ई दीर्घ हो, तब आपको घ की जगह छ उत्तर भरना है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें एक शब्द आता है ना भवदीय, तो भवदीय में ई दीर्घ है,
इसका मतलब वहां कौन सा प्रत्यय भरेंगे, छ प्रत्यय भरेंगे। इसके बाद है ईन, बहुत कम उदाहरण होते हैं, तो ईन जब लास्ट में आएगा तब हमको उसका उत्तर ख भरना है। जैसे मान लो एक शब्द आया ग्राम, और उस ग्राम शब्द से हमने क्या भरा, ग्रामीण, तो इसका मतलब ग्रामीण में, अब देखिए ग्रामीण में मूल शब्द ग्राम और उसके पीछे जुड़ा है ईन, रे की वजह से न कोना हो गया, इसका मतलब वहां इससे जुड़ा हुआ प्रत्यय है कि वहां ख से संबंधित प्रत्यय, तो ख ऑप्शन राइट करें, वहां ईन भरें। जहां पर जैसे ई आ रहा है, जैसे मैंने एक शब्द बोला पाणिनीय, तो पाणिनि एक शब्द है और पाणिनि के पश्चात ई जुड़ा हुआ है, दीर्घ ई है, इसका मतलब वहां कौन सा प्रत्यय है, छ प्रत्यय है। इस तरीके के उदाहरणों से हम उसमें ये उत्तर भर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद ये जो ढक प्रत्यय और ये इनके उदाहरण और पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब ठक प्रत्यय के पश्चात देखिए। तो अब देखिए ढक के उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये देखना है हमको शब्द के पश्चात, और यहां पुल्लिंग होगा तो वो ए होगा, स्त्रीलिंग होगा तो उसके पश्चात ई आ जाएगा। इसलिए ढक का जो उदाहरण देखना है हमको, उसमें हमको शब्द के पश्चात एक शब्द निर्धारित हो जाएगा और उसके पश्चात ये दिखाई देगा। जैसे एक शब्द लिखा, जैसे मैंने कुंती लिखा, अब कुंती से जैसे शब्द बनाया कौनते, अब यहां देख रहे हैं इसके पश्चात ए है और ये शब्द है, इसमें कौनते शब्द को देखते ही ये पता लग जाएगा कि इसका मतलब इसका मूल शब्द क्या हो सकता है, अर्थात कुंती शब्द है, किसी का नाम है। अधिकतर स्त्रीलिंग शब्दों से ये ढक प्रत्यय किया जा रहा है, सूत्र का नाम भी स्त्रीभ्यो ढक है। तो देखिए कुंती से कौनते, यहां करना क्या होता है ये पता है आपको, क्या आ रहा है, ढ की जगह ए हो रहा है, इसका मतलब स्टार्ट में आदि वृद्धि होगी, ऊ को औ, और लास्ट में ये स्वर है इसलिए ई का लोप हो जाएगा और लोप होकर के ए जुड़ जाएगा, तो क्या रूप बनेगा, कौनते। इसी तरह जैसे एक उदाहरण लिखा राधा, तो आ की जगह आई रहेगा, आ का लोप हो जाएगा, ए जोड़ देंगे, राधे, राधा का पुत्र, कुंती का पुत्र। इसी तरह से एक लिखा जैसे वाराणसी, वाराणसेयम, वाराणसी में होने वाला, जो भी वाराणसी में कोई घटना घटित होती है उसको वाराणसेयम कहें। वाराणसी में बनने वाली कोई भी वस्तु है उसका नाम क्या हो जाएगा, वाराणसेय। तो यहां पर भी एयम लिखा हुआ है, विसर्ग भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता है। विसर्ग पुल्लिंग में है, मैं नपुंसकलिंग में है, ई किस में है, स्त्रीलिंग में है। इसी तरह देखिए एक शब्द जैसे सुपर्णा, ऊ को औ करेंगे तो सौ पर्ण, आ हटा देंगे, ए जोड़ देंगे, सोपर्णेय। इसी तरह से एक शब्द लिखा जैसे विनता, तो ई को आई करेंगे, वेन तेय। स्टार्ट में जो तद्धित प्रत्ययों में जो परिवर्तन का नियम है वो एक जैसा रहेगा, ई के स्थान पर आई करेंगे, ऊ के स्थान पर औ करेंगे, और यहाँ आ के स्थान पर आ होगा, यहाँ भी आ होगा, यहाँ ऊ के स्थान पर औ होगा। इस तरीके से यहाँ एक जैसे शुभ्रा शब्द है, सौभ्रेय, तो यहां ऊ को औ वृद्धि हो जाएगी और उसके पश्चात एक जोड़ देंगे। सीधा उत्तर है, लास्ट में आपको ए देखना है, फिर ए को बाहर करते ही एक शब्द सा रहेगा, और तद्धित प्रत्ययों में अच्छी तरह याद रख लें, जैसे औ हो रहा है तो इसका मतलब वो शब्द उकारांत हो सकता है, तो उससे आपको शब्द भी मिल जाएगा, जैसे कुंती शब्द है। इसी तरह इसमें शब्द मिल जाएगा, जैसे राधा शब्द है, इसमें वाराणसी शब्द है, इसमें सुपर्णा शब्द है, इसमें विनता शब्द है। आई किसकी जगह होता है, ई की जगह। विनता गरुड़ का नाम होता है, शुभ्रा सौभ्रेय के रूप में होता है, तो यहाँ ऊ के स्थान पर औ करेंगे। तो इस तरीके से वृद्धि, तो ढक का मतलब, ढ का मतलब ए देख करके उत्तर भरें,
बाकी सभी के बहुत एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण हैं, केवल आपको तो ये देखना है कि इसके आधार पर हमको ऐसा उत्तर भरना है। जैसे अब एक शब्द पूछा, जैसे फ के उदाहरण पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो दाक्षायण है, तो दक्ष शब्द से दाक्षायण है। इसी तरह से जैसे कात्यायन है, तो कात्य शब्द, कत से कात्य शब्द बनता है, उसके पश्चात उसमें फ वाला प्रत्यय होता है और उसको आयन कह देते हैं। इसी तरह जैसे गार्ग्यायन है, इसी तरह जैसे वात्स्यायन है, इनके सबके पश्चात आयन आयन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां हमको फ वाला उत्तर राइट करना है। फ के रूप में अंत में आयन दिखाई देगा, आयन को उठाने पर एक शब्द नजर आएगा और उस शब्द के आधार पर उसमें आपको ये प्रत्यय आ जो चेंज हुआ है वो उस प्रत्यय की वजह से हो सकता है। तो वहां पर दाक्षायण यानी दक्ष से दाक्षायण बना, कात्य से कात्यायन बना, गार्ग्य से गार्ग्यायन बना और वात्स्य से वात्स्यायन बना। इसके रूप में यहाँ आयन को हम फ प्रत्यय के रूप में समझेंगे। इसी तरह से घ प्रत्यय के जो उदाहरण है बहुत कम उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण यह है और ये बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो यहाँ ईए मूल शब्द राष्ट्र और उसके पश्चात ईए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ इसमें आपको घ राइट करना है। इसी तरह जैसे एक शब्द है सुक्रियम, शुक्राद घन एक सूत्र है, घन प्रत्यय यानी घ से संबंधित प्रत्यय, घ घन घ इस नाम से जो प्रत्यय आएगा उसके पश्चात आपको ईय देखना है। तो सुक्रियम में ईय है, शुक्र शब्द है, ईयम जुड़ा हुआ है, सुक्रियम, इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से छह प्रत्यय के रूप में देखिए, छह प्रत्यय के रूप में लास्ट में ई आएगा दीर्घ इकारांत, और वहां जैसे ये लिखा आपने, जैसे भवत शब्द है तो भवत से भवदीय होगा, तय को दय हो जाता है, आगे स्वर है इस कारण से जसत्व के रूप में। इसी तरह से जैसे पाणिनि शब्द है तो पाणिनियम, लास्ट में हमको ईय देखना है, दीर्घ ईय के रूप में कोई शब्द आएगा तब हम उसको छह प्रत्यय के रूप में उत्तर भरेंगे। जैसे पूछा गया कि बताओ गार्गिया कौन सा प्रत्यय है, तो गर्ग शब्द से छह प्रत्यय, गर्ग शब्द से हम छह प्रत्यय के रूप में उत्तर भरेंगे। तो गर्ग से ए को आ हो जाएगा गार्ग, और उसके पश्चात गार्गीय बनेगा, लेकिन बहुवचन है तो गार्गिया बन जाएगा, एक वचन में गार्गीय बनेगा, बहुवचन में गार्गिया बनेगा। इस तरीके से किसी भी शब्द के पश्चात आत्मीय, आत्मन शब्द से आत्मीय बनेगा, विद्यालय शब्द से विद्यालयीय बनेगा। जैसे शाला शब्द है शालीय बनेगा, माला शब्द है मालीय बनेगा, शाला में होने वाला माला में होने वाला, उसके रूप में भी यहाँ छह प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया। तो इनके लास्ट में देख रहे हैं हम शाला शब्द है, माला शब्द है, उसके पश्चात ईय देख रहे हैं, ईय के रूप में आप ऐसा उत्तर भरें। यहाँ इसमें थोड़ी सी गलती हमसे ये हो सकती है कि एक मैंने इस तरह का एक प्रत्यय पहले पढ़ाया आपको, जो कृदंत प्रत्यय था, धातु से जुड़ता था और वो अनियर प्रत्यय था, तो उसके पीछे तो आपको अनीय या आनीय मिलेगा, उसमें पूरा देखना है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में देखो, इसमें किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक में मैच कर रहा है, वो भी इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। जैसे पाणिनि शब्द है तो पाणिनीय में तो अनियम अनीय होना चाहिए या आनीय होना चाहिए, यहाँ तो इनीय है। इसका मतलब यहाँ उस प्रत्यय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल पूरे के पूरे उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर अनियर प्रत्यय नहीं है। और यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, छह प्रत्यय पढ़ रहे हैं। छह के आगे कोई भी जुड़ सकता है, नया जुड़ सकता है, लेकिन छह ऑप्शन आने पर उसके साथ ये देखना है, इसके आधार पर हम छह प्रत्यय का उत्तर भरेंगे। लास्ट में ई आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए तो दोनों में अंतर समझ गए, घ से तात्पर्य ई रस्व है
और छ से तात्पर्य ई दीर्घ है। इसके बाद देखिए ख, ख से संबंधित ईन के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक ऑप्शन पढ़ा, जैसे ग्राम शब्द है तो ग्राम से ग्रामीण। जैसे काल शब्द है, कालीन। जैसे कुल शब्द है, कुलीन। कुल शब्द में ख प्रत्यय जोड़ेंगे, कुलीन शब्द बनेगा। इसी तरह से सर्वजन शब्द है तो सार्वजनीन। एक सार्वजनिक शब्द बनता है, वो अलग है, वो ठक प्रत्यय के रूप में है। और जब सार्वजनीन, विश्वजनीन ऐसे शब्द आएंगे तब उसके पश्चात हम ख का उत्तर भरेंगे। जैसे अहीन है, अहन शब्द से अहीन, इस तरह का जो शब्द बनाएंगे तो वहां भी ख प्रत्यय होगा। अहन शब्द है, अहीन, एक दिन में होने वाला, उसके रूप में अहन्ना ख कृतौ, उसके आधार पर। तो इसमें ये देख रहे हैं ईन के आधार पर हमको ये उत्तर भरना है। ऑप्शन से स्पष्ट पता लग जाएगा। जैसे इस तरह के 4 नाम आएंगे तो हम बता सकते हैं कि ख, ईन को देख करके हमको ख भरना है, ईय को देख करके हमको छ भरना है, और ईय को देख करके हमको घ भरना है। इस प्रकार ये 5-6 प्रत्ययों को एक श्रृंखला में हम पढ़ सकते हैं। केवल नाम याद रखें और उनके स्थान पर होने वाला परिवर्तन याद रखें कि ढक बराबर इक होता है, ढ बराबर ठक बराबर इक होता है, ढक बराबर ए होता है, फ बराबर आयन होता है, घ बराबर ईय, और छ बराबर ईय, और ख बराबर ईन। यही प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों में प्रष्टव्य होते हैं। जितनी भी एग्जाम्स होती है सबके अंतर्गत जो अपन ने प्रत्यय पढ़े हैं, तरप है, तमप है, इसके अलावा एक प्रत्यय और है, उसको भी आप देखें। एक तल प्रत्यय और है, उसके भी उदाहरण पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे तल प्रत्यय के रूप में। अब देखिए कि ये प्रत्यय और बच रहा था, इसके पश्चात तद्धित प्रत्यय प्रकरण समाप्त होगा। तो तल प्रत्यय में देखिए आप, इसको और पढ़ना है अपन को। तल प्रत्यय में तय शेष रहता है, लेकिन इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इस तय की जगह पर ये ता हो जाता है। तो ये याद रखें, तल प्रत्यय में तय शेष रहता है, लेकिन इससे बने हुए शब्द ता के रूप में दिखाई देते हैं, और वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। एक स्त्रीलिंग, लिंगानुशासन का एक सूत्र तलंत है, यानी तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो तल प्रत्यय जुड़े हुए शब्दों को स्त्रीलिंग बताना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक इस तरीके से गलती होने की संभावना ये रहती है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। तल प्रत्यय में तय शेष, लेकिन वो शब्द ता के रूप में रहेगा, स्त्रीलिंग बनेगा वो शब्द। मैंने 2 बार ता वाले प्रत्यय पढ़ाए, 2। एक तय प्रत्यय पढ़ाया था मैंने आपको, और एक त्रच पढ़ाया था। त्रच में भी ता होता है, तय में भी, स्त्रीलिंग में ता हो जाता है, तो यहां भी ता हो जाता है। तो 3 बार 3 प्रत्ययों में ता है। देखिए एक ही तरीके से हम तीनों को पढ़ सकते हैं, आराम से उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न है, सामान्य से उस प्रश्न से आप अच्छी तरह समझेंगे। जैसे तल प्रत्यांत शब्द है अस्ति, ऐसा एक प्रश्न है, और 4 ऑप्शन दिए। तल प्रत्यांत शब्द कौन सा है, और उसमें एक ऑप्शन दिया। एक में दिया उसने विजेता, एक में उसने ऑप्शन दिया क्रीता, एक ऑप्शन दिया उसने समता, एक ऑप्शन दिया उसने रचयिता। अब देखिए तल प्रत्यांत शब्द कौन सा है, ऐसा प्रश्न है। अब हमने देखा कि तल प्रत्यांत शब्द के पीछे ता आता है, शब्द स्त्रीलिंग होता है। दोनों चीजें याद है तो कुछ हद तक हम राइट भी कर सकते हैं। पहला शब्द देखा विजेता, विजेता के पीछे ता है, विजेता का अर्थ जीतने वाला।
क्रीता का अर्थ है खरीदी गई। समता का अर्थ है समान का भाव अर्थात समानता। और रचयिता का अर्थ है रचना करने वाला। सभी के पीछे ता है, तो बिल्कुल इस एक ही प्रश्न से हम तीनों प्रत्यय पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न को ही अच्छी तरह याद रखें। देखो, जब तल प्रत्यय जुड़ेगा तो ये समझिए कि हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक शब्द होगा और शब्द के पीछे ता होगा। उस ता को हटाने पर एक शब्द बचेगा, वही तल प्रत्यांत का उदाहरण है। तो देखो, विजेता में से ता हटाओ, क्या बच रहा है? विजय। ऐसा कोई शब्द नहीं होता। क्रीता में से ता को हटाओ, क्या बच रहा है? क्री कोई शब्द नहीं, क्री एक धातु है। समता में से ता हटाओ तो एक शब्द बचता है सम, और सम का अर्थ है समान। इसका मतलब ये तल प्रत्यय का उदाहरण। रचयिता में से ता हटाओ, रचयी नाम का कोई सार्थक शब्द नजर नहीं आता। इसका मतलब यहां सी आंसर राइट। ऐसे करेंगे। इस तरीके से तल प्रत्यय होता। तल प्रत्यय की सीधी पहचान है, तल जिस शब्द में ता जुड़ा हुआ, ता को हटा दें, ता को हटाने पर एक सही सार्थक शब्द बच जाए, तब उसमें आप तल प्रत्यय भर दें। सही सार्थक नहीं बचे तब उसमें ये दोनों में से कोई एक होगा। इसको हम पहले ही पढ़ चुके कि त्रच वो होगा जिसमें गुण होगा ए, तय वो होगा जिसमें गुण नहीं होगा जैसे ई। तो इसमें तय प्रत्यय है, इसमें त्रच प्रत्यय है। रचिता में कथ प्रत्यय होता है, लेकिन रचयिता में त्रच होता है। ऐसे उत्तर भरेंगे। तो इस क्वेश्चन के आधार पर तीनों प्रत्यय पढ़ सकते हैं। तो यहां तल प्रत्यय में तय से ता स्त्रीलिंग शब्द, और यही पहचान है इसकी, शब्द प्लस ता होता है। इसमें ता को बाहर करने पर एक शब्द बचेगा। जैसे अब उदाहरण पढ़ लें हम। जैसे एक शब्द लिखा आपने वीर, तो वीर से वीरता बनेगा। तल प्रत्यय जो जोड़ा जाता है वो दो अर्थों में होता है, या तो भाव अर्थ में होता है या फिर समूह अर्थ में होता है। तो अधिकतर भाव अर्थ में होता है। समूह अर्थ में कुछ ही उदाहरण हैं। एक है जैसे जन शब्द है तो जनता, स्पष्ट ता को हटाने पर जन, जन यानी लोग। वीरता में से ता को हटाने पर वीर एक शब्द है, यह समूह अर्थ का है, यह भाव अर्थ का है। इसी तरीके से एक लिखा जैसे सम शब्द है, समता। एक शब्द लिखा जैसे पशु, पशुता। एक लिखा जैसे देव, देवता। तो यहां शब्द के पीछे ता को हटाकर देखो एक शब्द बच जाता है। तो देवता में भी तल प्रत्यय है, देवता शब्द भी स्त्रीलिंग है। तलंत शब्द, तलंत प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाव के अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से तल प्रत्यय को आसानी से हम उनसे अलग करें। ऐसा नहीं कि ता देख करके तल भरें, सीधा इसके आधार पर भरें कि तल तभी होगा जब उस ता को हटाने पर एक शब्द बचेगा, तब वो तल प्रत्यय है। इसी जैसा एक और नाम का ही प्रत्यय ऐसा याद रखें आप, त्वय के रूप में पीछे त्वय जुड़ जाए तो आपका त्वय प्रत्यय कहलाता है। तल के रूप में जैसे महत शब्द है तो क्या बनेगा? महत्ता। तय के साथ तय हलंत है तो उसके पश्चात इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, त्वय शब्द में पीछे त्वय जोड़ना है। जैसे बंधु शब्द है तो बंधुत्व हो जाएगा। चेंज कुछ भी नहीं होगा शब्द में, शब्द के पीछे त्वय जोड़ना है। इसलिए आप देख रहे हैं त्वय और तल दोनों एक ही अर्थ में होते हैं, भाव अर्थ में। जैसे मैंने कहा कि बताओ, एक शब्द लिखा जैसे मनुष्यता और एक लिखा मनुष्यत्व। इसमें त्वय प्रत्यय, इसमें तल प्रत्यय, दोनों का अर्थ है मनुष्य का भाव। ये भाव अर्थ में, मनुष्य में रहने वाला भाव, उसको मनुष्यता कहते हैं, उसको मनुष्यत्व भी कहते हैं। तो तल और त्वय समानार्थक प्रत्यय हैं जो भाव अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पीछे हमको त्वय देखना है। महत का त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे, महत्वम बनेगा, और इधर बनेगा महत्ता। महत्ता और महत्व में एक ही बात है, दोनों भाव अर्थ में प्रयोग किए गए। इस प्रकार से हम आज इन पूरे तद्धित प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे प्रत्यय पढ़े, लेकिन
बहुत सरल विषय वस्तु थी, इसलिए कम समय में इतने प्रत्यय हम पढ़ सकते हैं आराम से, और इनमें इस तरह के ही प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ये उत्तर भरना है। इस क्वेश्चन के आधार पर तीनों प्रत्ययों को पहचानें। जब तीनों प्रत्यय इससे पहचान ली जाते हैं तब हम पूरे तद्धित प्रत्ययों को कर सकते हैं। तो देखिए, तद्धित प्रत्ययों में बहुत कम प्रत्यय हमारे सिलेबस में हैं, और ज़्यादातर प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल नाम के ही प्रत्यय हैं, यानी उसमें हमको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें ये चीज़ शेष रहती है, उसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं। जैसे लास्ट में हमने कुछ प्रत्यय पढ़े हैं, जैसे तरप पढ़ा, तो तरप में क्या पढ़ा हमने, तर आना चाहिए। तमप में क्या पढ़ा, तम आना चाहिए। तो ये सामान्य सी बातें हैं उसके आधार, लेकिन उनको भी थोड़ा गंभीरता से पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें, निश्चित रूप से आप अपने क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। जैसे पिसुनता शब्द है, तो पिसुनता का मतलब पीछे ता रहा है, पिसुन एक शब्द है, इसका मतलब वहाँ तल प्रत्यय भरेंगे। तल के रूप में याद रखें, शब्द प्लस ता होगा, ता को हटाने पर एक शब्द बच जाएगा, इससे तल प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम तद्धित प्रत्ययों की समाप्ति करते हैं। कल कुछ हम स्त्री प्रत्ययों के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे, तो स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे कल।